अ डॉल्स हाउस। आज की कहानी उस औरत की है जो अपनी खुशियाँ कुर्बान करके अपनी फैमिली के लिए जीती है। उस औरत की कहानी है जिसका हस्बैंड मर जाता है लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारती और इस जालिम समाज का मर्दों की तरह मुकाबला करती है। एक ऐसे मर्द की कहानी है जो अपनी बीवी की फीलिंग्स और सेक्रीफाइसेस को नहीं समझता। एक ऐसे मर्द की कहानी है जो अपनी बीवी को बहन बनाना चाहता था। यकीनन एक ऐसे मर्द की कहानी है जो बीवी को काम करने वाली मशीन या फिर घर में पड़ी चाबी वाली डॉल बनाना चाहता है। हेनरिक का ये प्ले एक रियलिस्टिक प्रॉब्लम प्ले है जो 3 एक्ट्स पर मुश्तमिल है, जो 1879 को पब्लिश हुआ। हेनरिक एक नॉर्वेजियन राइटर है। इसको फादर ऑफ रियलिज्म भी कहते हैं और फादर ऑफ मॉडर्न ड्रामा भी कहते हैं। इस प्ले का बाकायदा आगाज़ करते हैं तो इस प्ले का आगाज़ क्रिसमस की पिछली शाम से होता है, यानी कि 24 दिसंबर की शाम होती है। एक मिडिल क्लास हाउस वाइफ नोरा अपने घर में खुशी के साथ इंटर होती है। नोरा के हाथ में कुछ पैकेजेस होते हैं जो ये अपने हस्बैंड टॉरवल्ड हेल्मर और अपने बच्चों के लिए लेकर आती है। इसी के पीछे पीछे एक और आदमी नोरा के घर में इंटर होता है क्रिसमस ट्री लेकर। नोरा इसको एक टिप देती है और वो आदमी चला जाता है वहाँ से। अब हमें पता चल रहा है कि नोरा अपने घर वालों के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान कर रही है। तभी टॉरवल्ड अपने स्टडी रूम से बाहर आता है। इस टॉरवल्ड का अभी अभी बैंक में प्रमोशन हुआ है और नोरा के लिए टॉरवल्ड का प्यार बहुत ही कम है और दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो एक दिखावा है। कैसे, वो आपको आगे देखकर पता चलेगा। अब जैसे ही टॉरवल्ड नोरा का सरप्राइज़ देखता है तो ये नोरा को बुरा भला और यहाँ तक भी कह देता है कि ये खर्चे ना तुमने अपने बाप से सीखे हैं और ये तुम्हारी आदत बन रही है। मेरे घर में ये सब नहीं चलेगा। मैं एक बैंक में काम करता हूँ, तुम्हें पता है ना, हमारा गुजारा मुश्किल से हो रहा है, फिर भी तुम इतना खर्चा करती हो। तो फिर नोरा कहती है, तुम्हारी अभी प्रमोशन हुई है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अब हमारा गुजारा अच्छा हो जाएगा। बहरहाल नोरा कह देती है कि ठीक है, आज के बाद ये सब खर्चा नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, और ये बात भी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। एक और करैक्टर डॉक्टर रैंक इस कहानी में जुड़ते हैं। ये टॉरवल्ड का एक पक्का दोस्त है। टॉरवल्ड ने भी नोरा को कह रखा है कि जब भी ये घर आए ना डॉक्टर रैंक, तो इसकी इज़्ज़त करनी है। जैसे ही ये आता है तो ये दोनों दोस्त स्टडी रूम में चले जाते हैं, यानी टॉरवल्ड और डॉक्टर रैंक स्टडी रूम में पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास एक और करैक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। वो करैक्टर क्रिस्टीन लिंडे है, जो जैसे ही नोरा के घर में दाखिल होती है, पहले नोरा नहीं पहचानती लेकिन बाद में क्रिस्टीन को नोरा पहचान जाती है। ये नोरा की 8 साल पुरानी दोस्त है। जैसे ही ये मिलते हैं तो पुराने वक्तों की बातें होना शुरू हो जाती हैं। फिर मिसेस लिंडे नोरा को बताती है कि मेरा हस्बैंड 3 साल पहले मर चुका है, कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी ज़िंदगी इसने स्ट्रगल की है और अपने माँ बाप भाइयों के लिए काम करता रहा। लेकिन अब मेरी दोस्त नोरा, मैं अब आज़ाद हूँ, क्योंकि हस्बैंड तो वैसे मर चुका है मेरा, और जो हस्बैंड के भाई हैं वो बड़े हो चुके हैं और अब सबकी जॉब्स हैं। तो मैं अब अपने लिए ज़िंदगी जीना चाहती हूँ, क्योंकि मैं आज़ाद हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी को महसूस करना चाहती हूँ, ख़ुद के लिए जीना चाहती हूँ। मुझे भी एक जॉब चाहिए, ये नोरा को कहती है। कौन कहती है? क्रिस्टीन कहती है। अब ये कहानी तो मिसेस लिंडे की थी जो ये सब बताई। अब मिसेस लिंडे नोरा से कहती है कि तुम बताओ, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या चल रहा है? तो नोरा भी अपना हाल सुना देती है। फिर मिसेस लिंडे कहती है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है। तुम्हारा तो हस्बैंड भी है ना, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, मेरा तो कोई भी नहीं है। नोरा फिर आगे से कहती है कि ऐसा नहीं है कि हमने प्रॉब्लम्स नहीं देखी, हमने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, हमने बहुत कुछ सहा है। एक दफ़ा तो टॉरवल्ड काम के बर्डन की वजह से बीमार हो गया था,
तो मिसेस लिंडे आपको पता है मैंने क्या किया फिर इसके बाद? मैं फिर अपने हस्बैंड को इटली ले गई इलाज करने के लिए। आपको ये भी पता हो कि मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे, फिर मैंने अपने फादर से रिक्वेस्ट की, उससे पैसे उधार लिए, तब ये सब मुमकिन हुआ। तो मेरी बहन ऐसी बात नहीं है कि परेशानियाँ, मुसीबतें, तकलीफ़ें, दर्द ये सब तुमने देखे, बल्कि मैंने भी ये सब चीज़ें देखी हैं और बहुत ही बुरे दिन गुजरे थे वो मेरे। अब मिसेस लिंडे और नोरा के दरमियान बहुत सारी बातें होती हैं। फिर मिसेस लिंडे कहती है नोरा को फिर से कि मैंने बहुत ही मुसीबतें देखी हैं, शायद तुमने वो मुसीबतें ना देखी हो। तो फिर क्या होता है? नोरा कहती है, और इस बार थोड़ा एक्साइटमेंट में कुछ सच बोल जाती है। तो कहती है मिसेस लिंडे सुनो, जब मेरा हस्बैंड बीमार हुआ था ना, तो उस वक्त पैसों का अरेंजमेंट मैंने किया था। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मैंने अपने फादर से लिए थे। ऐसा नहीं था, बल्कि मैं तरह तरह की जॉब्स करके उन पैसों की इंस्टॉलमेंट्स भर रही थी और अब जाकर वो इंस्टॉलमेंट्स मुकम्मल होने वाली हैं। तो मिसेस लिंडे, आप ये ना समझें कि बुरे दिन सिर्फ आपने देखे हैं, बल्कि मैंने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं। अब ये बातें हो रही थी कि इतने में इस कहानी का विलन निल्स आ जाता है, जो आते ही कहता है कि टॉरवल्ड कहाँ है। तो नोरा कहती है कि टॉरवल्ड अंदर बैठे हैं, ये बंदा भी टॉरवल्ड के साथ बैंक में काम करता है। मिसेस लिंडे इस निल्स को देखती है तो साइड पर हो जाती है। मिसेस लिंडे नोरा से पूछती है कि ये कौन है? तो नोरा बताती है कि इसकी बीवी अभी रिसेंटली मर गई है और ये टॉरवल्ड का दोस्त है और बैंक में काम करता है और इसके कुछ बच्चे हैं। तो मिसेस लिंडे कहती है कि ये निल्स पहले से कहीं ज़्यादा बदल गया है। तो नोरा कहती है क्या तुम इसे जानती हो? तो मिसेस लिंडे कहती है जी मैं जानती हूँ। हाँ बस इस बात को अब छोड़ दो ना, कुछ और बात करते हैं। अभी ये दोनों बातें कर रहे थे कि स्टडी रूम से वो तीनों बंदे बाहर निकलते हैं, यानी कि टॉरवल्ड, डॉक्टर रैंक और निल्स। तभी नोरा अपने हस्बैंड से मिसेस लिंडे को मिलवाती है और कहती है मेरी इस दोस्त को जॉब की ज़रूरत है। तो टॉरवल्ड कहता है अगर कोई जॉब हुई तो ज़रूर बताऊंगा। ये कहते ही ये भी बाहर चला जाता है। पीछे से नोरा अकेले होती है, तभी मेड इसके बच्चों को लेकर आती है, जिनके साथ नोरा खेलना शुरू हो जाती है। इसी दौरान कहानी का विलन यानी निल्स आ जाता है फिर से। नोरा कहती है टॉरवल्ड घर में नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। तो ये कहता है मुझे तुमसे बात करनी है, सिर्फ तुमसे। तो नोरा कहती है कि मुझसे क्या बात करनी है? तो निल्स कहता है नोरा यहाँ बैठो और मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा जो हस्बैंड है ना, इसको ज़रा समझाओ, ये मेरे बचपन का दोस्त है और मेरी ही नौकरी खाने पर तुला हुआ है। नोरा कहती है मैं कैसे समझाऊँ, ये बैंक का मसला है, तुम जानो और टॉरवल्ड जाने, मुझे इन सब बातों में ना लाओ, बेटर होगा। तो निल्स कहता है तुम अपने हस्बैंड को मेरी नौकरी ना छीनने के लिए नहीं कहोगी? तो ठीक है, मैं भी तुम्हारा वही सीक्रेट जो तुमने अपने बाप से उधार लेने का झूठ बताया था ना, वो विद प्रूफ्स के साथ लीक कर दूंगा, तुम्हारे हस्बैंड को बता दूंगा। नोरा ये सब सुनकर बहुत टेंशन में आती है और कहती है तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तो निल्स कहता है बस तुम अपने हस्बैंड को कह दो कि वो मेरी नौकरी ना छीने, बस इतना ही कहना है और तुम्हारा राज महफूज रहेगा, सीक्रेट महफूज रहेगा। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ऐसा कोई भी काम नहीं करोगी जिससे तुम्हारा हस्बैंड नाराज़ हो जाए। बस सिर्फ छोटा सा काम है, तुम मेरा ये काम कर दो और फिर इसके बाद सीक्रेट महफूज रहेगा। तो ये बात करने के बाद ये निल्स यहाँ से चला जाता है। पीछे नोरा टेंशन में होती है कि अगर ये बात हस्बैंड को पता चली तो वो क्या रिएक्शन देगा। अगर ये पैसे बोरो करने वाली बात मैं हस्बैंड को बताऊं तो क्या होगा। तो ये बहुत फील करती है और ये भी माइंड में होता है नोरा के कि अगर मैंने ये बात अपने हस्बैंड को बताई कि मैंने तुम्हारी हेल्थ को बचाने के लिए कितनी स्ट्रगल की है, तो कहीं वो माइंड ना कर जाए। अगर देखा जाए ना तो नोरा इसीलिए भी नहीं बता रही थी कि कहीं टॉरवल्ड को अपनी मर्दानगी पर कोई ठेस महसूस ना हो कि मेरी बीवी ने मेरी हेल्थ के लिए कहीं से पैसे उधार लिए और फिर उस बड़े उधार को
इसने अकेले ही चुका दिया। तो ये नोरा नहीं चाहती थी कि ऐसा कुछ इसको पता चले। पहले ही टॉरवेल्ड मुझ पे इतना गुस्सा करता है, अगर ये सब पता चला तो कहीं अपनी मर्दानगी की इज्जत की खातिर सुसाइड ही ना कर दे। खैर दूसरी तरफ नील्स नोरा को अब बहुत तंग करने लग गया था। नोरा क्या करती तो नोरा ने फिर टॉरवेल्ड से कहा कि इसकी नौकरी को ना छीनो, लेकिन टॉरवेल्ड कहता है कि ये बंदा बहुत ख़राब है, इसके साथ यही होना चाहिए। और नोरा सुनो, इस मामले में ना तुमने अब बात नहीं करनी, ये मुझ पे छोड़ दो, तुम्हारा काम घर चलाने का है वो चलाओ। खैर ये सब बातें मिसेस लिंडे को पता चल जाती है, तो ये नोरा को हौसला देती है, सब्र देती है। अगले दिन क्रिसमस इवनिंग होती है। नील्स वहाँ आ जाता है और कहता है मैंने लेटर में तुम्हारी वो उधार करने वाली बातें, वो सारे सीक्रेट्स लिखकर तुम्हारे हस्बैंड को भेज दिए हैं। ये कहकर नील्स वहाँ से चला जाता है। तो मिसेस लिंडे आती हैं और कहती हैं क्या हुआ नोरा, क्यों मुंह लटकाया हुआ है। तो नोरा सब कुछ मिसेस लिंडे को बता देती है। तो आगे से मिसेस लिंडे कहती है कि नोरा घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं नील्स से बात करती हूँ, उसे समझाती हूँ। तो नोरा कहती है अब बहुत देर हो चुकी है, अब तक तो वो लेटर मेरे हस्बैंड तक पहुँच चुका होगा। खैर मिसेस लिंडे ये सब सुनने के बाद नील्स की तरफ चल पड़ती है। तो एक तरफ हमें क्रिसमस ईव नज़र आ रही होती है, तो दूसरी तरफ नील्स और मिसेस लिंडे के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, कन्वर्सेशन नज़र आ रही होती है। तो मिसेस लिंडे कहती है कि तुम नोरा के मसले को हल करो और जो लेटर तुमने भेजा है ना उसके हस्बैंड को, उसका हल ढूंढो कि कैसे वापस लेकर आना है, फिर मैं और तुम शादी कर लेंगे। और फिर शादी के बाद बैंक में अगर तुम नौकरी करो या मैं नौकरी करूं तो फ़ायदा तो हम दोनों को होगा। तो ये सब सुनने के बाद नील्स मान जाता है और कहता है ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूं, अब तो मैं लेटर लिख चुका हूं, अब तो मुश्किल है लेटर का वापस आना। तो मिसेस लिंडे कहती है कि तुम एक और लेटर लिखो जिसमें तुम कहो कि मैं माफ़ी मांगता हूं, और ये भी लिख दो कि मैं बस ब्लैकमेल कर रहा था, और ये सब लिखने के बाद और फिर लेटर भेज दो उस जगह पे। तो नील्स ये बात भी मान जाता है। तो दूसरी तरफ नोरा की कोशिश थी कि वो लेटर टॉरवेल्ड के हाथों में ना आए, लेकिन वो लेटर टॉरवेल्ड को मिल जाता है और पढ़ भी लेता है। तो जैसे ही पढ़ता है ना तो टॉरवेल्ड नोरा को बहुत बहुत और बहुत बुरा कहता है, यहाँ तक भी कह देता है कि तुम मेरे बच्चों के माँ के काबिल नहीं हो और ना ही उनके पालने के काबिल हो। और ये सब कुछ नोरा सुन रही थी। देखा जाए तो नोरा ने इसके हस्बैंड की जान बचाई थी, एक बड़ी कुर्बानी दी थी नोरा ने, लेकिन इसके हस्बैंड को अपनी मर्दानगी प्यारी थी। खैर इतने में एक मेड आती है। उस मेड के हाथ में एक ख़त होता है जिसमें नील्स माफ़ी मांग रहा होता है, ब्लैकमेलिंग का भी जिक्र होता है उस लेटर में। ये सब बातें नील्स की जब टॉरवेल्ड पढ़ता है तो इसका गुस्सा फ़ौरन ठंडा हो जाता है। और इसके बाद ये फिर नोरा के पास जाता है, कहता है चलो ठीक है नोरा, जो हुआ सो हुआ, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। देखा जाए तो ये कौन होता है माफ़ करने वाला। अभी थोड़ी देर पहले ये नोरा को बहुत बुरा भला कह रहा था छोटी सी बात पर, अब नील्स का जैसे लेटर पढ़ता है तो ये फिर से अच्छा हो जाता है। मुझे तो ये कोई इंटरनेशनल दोगला किस्म का इंसान लग रहा है। आगे देखें आगे ये क्या करता है। तो नोरा को ये सब बातें करता है, ठीक है जो हुआ सो हुआ, तुमसे गलती हो गई, इंसान हो ना, इंसानों से तो गलती होती है। तो नोरा जो भी वो अब कहती है ना वो सुनने वाला है, सुनिए। तो कहती है मैं यहाँ अब नहीं रहना चाहती, तुमने मेरी बहुत इंसल्ट की है, बहुत दिल तोड़ा है, मेरे सेक्रीफाइसेस को तुमने नहीं समझा, मैं अब इस जगह को छोड़कर जा रही हूँ। तो ये कहता है नोरा सुनो, ये बच्चों को फिर कौन संभालेगा। नोरा कहती है ये अब तुम्हारे हुए, तुम ही जानो, मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, मैंने जो करना था मैंने कर दिया, जो तुमने किया है, तुमने सेक्रीफाइसेस को, तुमने मेरी जितनी भी मैंने कुर्बानियाँ दी हैं उसको नहीं समझा, तो अब मेरी तुम्हें ज़रूरत नहीं है। तो तब ये दोगला इंसान कहता है अगर मैं और तुम हस्बैंड वाइफ नहीं रह सकते तो ऐसा करते हैं, तुम और मैं बहन भाई बनकर रहते हैं। यहाँ से आप
टॉरवेट के कमीनेपन का अंदाज़ा लगा सकते हैं। टॉरवेट का मकसद यहाँ पे क्या था? टॉरवेट चाहता था कि बस ये मेरे साथ रहे, मेरे काम करती रहे, घर को देखती रहे, मेरी एक किस्म की डॉल बनी रहे, एक गुड़िया बनी रहे, एक मशीन बनी रहे जिसको मैं चलाता रहूं, जिसको मैं जहाँ पे कहूँ बैठ जाए, जहाँ पे कहूँ खड़ी हो जाए। तो ये इस किस्म की चीज़ चाहता था अपने घर में। कहानी की एंडिंग में हम देखते हैं कि नोरा अपनी ज़िंदगी जीने के लिए हस्बैंड और बच्चों को छोड़कर चली जाती है। बहरहाल जाते हुए नोरा टॉरवेट को ये बोलकर गई थी कि मैं तुम्हारी कोई डॉल नहीं हूँ, कोई गुड़िया नहीं हूँ कि जब चाहे इंसल्ट कर देना, जब चाहे मन भर लेना। इसके साथ ये कहानी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक करते जाइएगा, सब्सक्राइब करते जाइएगा, दोस्तों के साथ शेयर करते जाइएगा। और रुकिए, इस कहानी के थीम्स को मैं ज़रा आपको बता दूं कि इस कहानी की थीम्स क्या है। इस कहानी के थीम्स में लव एंड मैरिज आ जाते हैं, जेंडर का भी जिक्र होता है, मनी एंड वर्क, डिसेप्शन, लाइज, रोल ऑफ वुमेन की बात बहुत ज़्यादा होती है इस कहानी में। फिर मेटेरियलिज्म पे बात होती है, रिलीजन का भी जिक्र आता है, रिस्पेक्ट एंड रेपुटेशन की भी बात आती है। ये सारे इसके थीम्स थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।